हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपका प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट। ये चैप्टर बहुत सारे एग्जाम्स में रिलेवेंट है। जस्ट लाइक सीए इंटर में लॉ में भी है, ऑडिट में भी है, सीए फाइनल की ऑडिट में भी है, सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस की लॉ में भी है। ये वाला चैप्टर बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट पे जो वो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑडिट सब्जेक्ट होता है, उसमें ये चैप्टर ज़रूर होता है। और बहुत सारे जो अपने बीकॉम और बीबीएम कोर्सेज हैं जहाँ पर भी ऑडिट सब्जेक्ट होता है वहाँ पर भी कंपनी ऑडिट चैप्टर होता है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका मल्टीपर्पज़ चैप्टर है। तो आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर ज़रूर शुरू से लेके लास्ट तक देखना। हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बना के पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ लिया था वो था क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और अपॉइंटमेंट के प्रोविजन है सेक्शन 139 में। सेक्शन 139 बहुत बड़ा है। ओके, तो हम लोग इस वाली आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 139 का सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 6 एंड 7 जो है वो दोनों फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में लिख रखा है कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। और 139 सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि एक गवर्नमेंट कंपनी में या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में किस प्रकार फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में हम लोग पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर से। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर को मैं मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं पढ़ाने से पहले। और वो क्या है? वो है अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। हम लोग पढ़ेंगे अभी इसका क्या मीनिंग है। एंड केस नंबर 2 इज अदर कंपनीज। ओके, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी में अलग प्रोविजन लगेगा, अदर कंपनीज में अलग प्रोविजन लगेगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी किसको कहते हैं। तो आइए पहले हम फर्स्ट वाली हेडिंग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस चार्ट में प्रोविजंस लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में लिख रखा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। कितनी? मोर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। अगर एक कंपनी की पेड अप कैपिटल का 51% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है तो ऐसी कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। पहले डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन क्लियर? ओके, गवर्नमेंट इंक्लूड्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी और एसजी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक कंपनी में राजस्थान गवर्नमेंट ने 20% पेड अप कैपिटल परचेज कर ली, गुजरात गवर्नमेंट ने 20% कर ली और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% कर ली, तो टोटल मिला के हो गई ना 60%। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी और एसजी का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी में कोई अकेली स्टेट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट या तो वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से अगर सरकार की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल होगी
तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। क्या आपको डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखने लायक है। वो पहला है मोर देन इक्वल टू 51%। इसका मतलब अगर 50.50% हुआ ना तो डेफिनेशन में कवर नहीं होगी वो कंपनी, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है 51% या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। दूसरी फोकस करने वाली बात है पेड अप कैपिटल। अब आपको पता है पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर कोई होल्डिंग कंपनी, इफ होल्डिंग कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ना उसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे, मान लिया जाएगा और इसको भी गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। इस प्रकार गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन यहीं समाप्त होती है। अगर होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। अब आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो और मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखना, एक कंपनी है ए लिमिटेड। इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% शेयर होल्डिंग कर ली। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कितनी? 40%। और इसी कंपनी में बीएसएनएल नाम की एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी ने 20% शेयर होल्डिंग कर ली। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कितना शेयर होल्डिंग कर रखा है? 40%। और एक गवर्नमेंट कंपनी ने कितना कर रखा है? 20%। तो ऐसी स्थिति में क्या ए लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। या तो ए लिमिटेड फर्स्ट पॉइंट में कवर होनी चाहिए या तो सेकंड पॉइंट में। बताइए, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या सरकार की होल्डिंग इसमें 51% है? नहीं है। सरकार की होल्डिंग तो 40% है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो गया। फर्स्ट पॉइंट में तो ए लिमिटेड कवर ही नहीं हो रही है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ने गवर्नमेंट कंपनी की बात तो की नहीं ना। फर्स्ट पॉइंट ने क्या बोला? सरकार की होल्डिंग देखनी है। सरकार की होल्डिंग 51% नहीं है, फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट ने क्या बोला कि अगर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है और वो गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट मान लेंगे। मुझे बताइए, क्या बीएसएनएल और ए लिमिटेड में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है? नहीं है। देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन बीएसएनएल एंड ए लिमिटेड। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, क्योंकि खाली 20% शेयर होल्डिंग से होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट नहीं होता है। तो मुझे आप बताइए, क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में कवर हुई? नहीं हुई। ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट से ही कंट्रोल हो रही है इनडायरेक्टली? जी हां, तो इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी है। हम लोग एक ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी कहते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो चाहे ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है तो भी ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से ही कंट्रोल हो रही है, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से अपनी हेडिंग। अपनी हेडिंग में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और उसमें लिख रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी हो, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजन तो वही लगेंगे जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। तो बताइए लेफ्ट साइड में क्या प्रोविजन होंगे?
तो अब मैं जब आपको अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर का प्रोविजन स्टार्ट करूं, उससे पहले मुझे एक अथॉरिटी का नाम आपको बताना बहुत जरूरी है, और वो है CAG। क्या है ना कि गवर्नमेंट ने CAG नाम का एक पर्सन अपॉइंट किया और CAG को सारी पावर दे दी कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ऑडिट करवाना, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करवाना और उनकी ऑडिट रिपोर्ट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पार्लियामेंट में रखना, ये सब काम सरकार ने एक पर्सन को दे दिया। उस पर्सन को क्या पोस्ट का नाम दिया? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह है हमारे CAG नाम के एक अथॉरिटी का, एक CAG नाम की अथॉरिटी हमारे इंडिया में। CAG नाम की अथॉरिटी को काम दे रखा है सारे सरकारी डिपार्टमेंट के ऑडिट का। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं CA निखिल मेहता रेलवे डिपार्टमेंट की ऑडिट करना चाहता हूं, तो रेलवे डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो CA निखिल मेहता को क्या नरेंद्र मोदी को अप्लाई करना है? क्या नहीं करना है? गवर्नमेंट ने क्या किया? CAG नाम की अथॉरिटी बनाई और बोला तुम्हारा काम है ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कराना। तो निखिल मेहता CAG में अप्लाई करेगा और बोलेगा कि सर मुझे भी रेलवे डिपार्टमेंट, रोडवेज डिपार्टमेंट की ऑडिट दी जाए। और CAG को अगर लगेगा कि मैं वास्तव में सही हूँ, कैपेबल हूँ, मेरी पार्टनरशिप फर्म अच्छी फर्म है, बड़ी फर्म है, तो CAG मुझे मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑडिट्स अलॉट करेगी। तो CAG रेलवे डिपार्टमेंट का ऑडिटर अपॉइंट करेगा। आप समझ गए ना? नगर निगम की भी ऑडिट होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी ऑडिट होती है, PWD डिपार्टमेंट की भी ऑडिट होती है, रेलवे डिपार्टमेंट की भी ऑडिट होती है। ये सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट का जिम्मेदारी किसका है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अब कहाँ? हमारे मेन टॉपिक पे। और हमारा मेन टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी आएगी तो CAG नाम की अथॉरिटी बीच में आएगी ही आएगी। तो कौन करेगा गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट? बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कितने दिन में? विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 60 दिनों के अंदर अंदर CAG फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेगा। कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, तो कंपनी का जो पहला ऑडिटर है ना, वो कंपनी बनते ही 60 दिनों में CAG अपॉइंट करेगा। अब मान लो किसी परिस्थिति में अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाता है, अगर किसी परिस्थिति में CAG अपॉइंट नहीं कर पाता है, CAG फेल्स टू अपॉइंट, तो ये अपॉइंटमेंट की पावर आ जाएगी किसके पास? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसी स्थिति में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब करेंगे? नेक्स्ट 30 डेज में। इसका मतलब ये 60 डेज कंप्लीट होने के बाद अगले 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अब मान लीजिए किसी परिस्थिति में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऑडिटर अपॉइंट न कर पाए। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऑडिटर अपॉइंट न कर पाए, ऐसी स्थिति में ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा बाय शेयर होल्डर्स विद इन नेक्स्ट 60 डेज। अगले 60 दिनों में कंपनी में नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि शेयर होल्डर्स करेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CAG करता है। नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं कर पाता है तो शेयर होल्डर। 60 डेज, फिर नेक्स्ट 30 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि गवर्नमेंट कंपनी में CAG नाम की अथॉरिटी का आना जरूरी था, क्योंकि पावर उसके पास ही रहती है। सरकार ने अथॉरिटी इसके लिए बनाई है। मुझे बताइए, क्या किसी नॉर्मल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में CAG की एंट्री होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जो सरकारी कंपनी नहीं है उसमें CAG का क्या काम?
तो जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है और जो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज नहीं है उसमें ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो यहां पे आएगा कौन करेगा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिनों में, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। कितने दिन में, विद इन 90 days of इनकॉर्पोरेशन। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन में ये वाला वर्ड नहीं है, इनकॉर्पोरेशन वर्ड। कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो शेयर होल्डर को बोलना 90 डेज में अपॉइंट कर ले। 90 डेज कहां से काउंट करने हैं ये कंपनीज एक्ट ने क्लियरली नहीं कह रखा है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट का इंटेंशन ऐसा होता कि वो 30 दिन खत्म होने के बाद में 90 डेज काउंट करने हैं, तो कंपनीज एक्ट यहां पे नेक्स्ट 90 डेज वर्ड लगाता। क्योंकि कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे नेक्स्ट 90 डेज वर्ड नहीं लगा रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ही काउंट करते हैं। यही इसका जनरल इंटरप्रिटेशन पूरे इंडिया में एक्सेप्ट किया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑडिटर का कंपनी में अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या आपको पिक्चर समझ में आ गई? ओके, अभी बात आती है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका जो टेन्योर होगा वो टेन्योर कितना होगा, किस तारीख से किस तारीख तक कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपनी पोस्ट पे अपॉइंटेड रहेगा, तो यहां पे आएगा फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कब तक हमारी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर हमारी कंपनी में रहेगा? हमारी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर परमानेंट ऑडिटर नहीं होता है, वो टेम्परेरी ऑडिटर होता है, वो 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होता है। तो हमारी कंपनी बनते ही जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। कब? जब हमारी कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब। अब आप फोकस करिएगा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन है, इसका मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुरू होते टाइम या फर्स्ट जनरल मीटिंग जब खत्म होगी तब उसका अपॉइंटमेंट खत्म होगा। तो द आंसर इज कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब खत्म होगी ना तब तक वो ऑडिटर रहेगा। अब मान लीजिए कि अपनी फर्स्ट एजीएम है वो 15 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुई, लेकिन वो कंप्लीट ना हो पाई। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत सारे काम थे मीटिंग में और सारे काम डिस्कस ना हो पाए, तो हमारी मीटिंग फिर एडजॉर्न हो गई और एडजॉर्न होके 21 सितंबर को हमारी मीटिंग कंप्लीट हुई शाम को 4 बजे। तो 21 सितंबर शाम को 4 बजे तक हमारी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर वही रहेगा जो इस प्रोविजन के तहत अपॉइंट किया गया है, क्योंकि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के समापन तक फर्स्ट ऑडिटर यहां रहता है। ओके, तो दिस वाज द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 जो कि गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 जो कि गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी से रिलेटेड है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 जो है वो क्या कहता है ये भी हम लोग देखते हैं। उसकी हेडिंग है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इज द नेक्स्ट हेडिंग, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी पढ़ने से पहले इसको भी हमें कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग समझना जरूरी है। सॉरी, मैं एक बार चार्ट बना रहा था।
तो चार्ट बना के मैं आपको समझा देता हूँ कि कैजुअल वैकेंसी का क्या मीनिंग है। ओके, कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग क्या है वो भी अपन 2 मिनट समझ लेते हैं। देखो आप समझना, हम लोग आगे जब सेक्शन 139 को और डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी में जनरली जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर होता है वो जनरली 5 ईयर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2015 में हमारी कंपनी ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उसका टेन्योर कब खत्म होगा? उसका टेन्योर खत्म होगा 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में। मतलब जनरल प्रोविजन, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मिस्टर ए जो 2015 में अपॉइंट हुआ है वो पर्सन का टेन्योर कब खत्म होगा? उसका टेन्योर खत्म होगा 2020 में। अब मान लीजिए 2018 में, कब 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 2018 में मान लीजिए मिस्टर ए की डेथ हो जाती है या मिस्टर ए डिस्क्वालीफाई हो जाता है या फिर मिस्टर ए किसी भी रीजन से अपनी पोस्ट को छोड़ देता है, जैसे उसने रिजाइन कर दिया है या फिर किसी भी दूसरे रीजन से ये जो पोस्ट है ना वो 2018 में हो जाती है वैकेंट। तो इस वैकेंसी को हम लोग कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। मिस्टर ए का टेन्योर कब पूरा होने वाला था? तो मिस्टर ए का टेन्योर पूरा होने वाला था कब? 2020 में। कब पूरा होने वाला था? 2020 में मिस्टर ए का टेन्योर पूरा होने वाला था। मिस्टर ए का टेन्योर पूरा होने से पहले किसी भी कारण से वो पोस्ट खाली हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब क्वेश्चन ये है कि 2018 में अगर ये पोस्ट हो गई खाली तो इस वाली पोस्ट को कौन भरेगा? Who will fill the vacancy? इस वाली पोस्ट पे 2018 में मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, सीएजी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन करेगा? शेयर होल्डर करेंगे। तो इसका आंसर हमको मिलने वाला है ऊपर लिखे हुए चार्ट में। तो हम लोगों की हेडिंग है अभी क्या? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ओके, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इन द कंपनी, इन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, इधर अलग प्रोविजन लगेगा और अदर कंपनी जो कि फर्स्ट पॉइंट में कवर नहीं हुई हैं उन पे अलग प्रोविजन लगेगा। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में सीएजी आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा वो कौन करेगा? वो करेगा सीएजी। सीएजी कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। कैजुअल वैकेंसी होने के 30 दिनों के अंदर अंदर सीएजी इस वैकेंसी को फिल करेंगे। और अगर किसी परिस्थिति में सीएजी इस वैकेंसी को फिल नहीं कर पाए तो ऐसी परिस्थिति में बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब अगले 30 दिनों में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको फिल कर देंगे। लेकिन बात आती है जब अदर कंपनी की, तो हमको यहाँ पे देखना होता है रीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अदर कंपनीज में वी हैव टू चेक द रीजन ऑफ रीजन ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ओके, अदर कंपनीज के चार्ट को ध्यान से देखना। अदर कंपनीज का चार्ट ऐसा बोल रहा है कि अगर किसी ऑडिटर की जो कैजुअल वैकेंसी हुई उसका जो रीजन है वो रीजन क्या है? रेजिग्नेशन। क्या रीजन है? रेजिग्नेशन। तो उसके ऊपर प्रोविजन अलग लगेंगे। और अगर कोई दूसरे रीजन की वजह से
कैजुअल वैकेंसी हुई है तो उसके ऊपर प्रोविजन थोड़े से अलग लगेंगे। अगर रेजिग्नेशन की वजह से, किसकी वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में कैजुअल वैकेंसी शैल बी filled by board of director within 30 days। लेकिन अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अपॉइंटमेंट किया वो वैलिड नहीं होगा। वो वैलिड कब होगा, इसके साथ एक और कंडीशन है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में नया ऑडिटर लाएंगे और उस नए ऑडिटर को शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर विद इन 3 months of recommendation made by board of directors। क्या बोला, लेफ्ट साइड में आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। ऐसा बोल रखा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे, लेकिन साथ में शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिएगी। तो शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल भी चाहिए, शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिए, दोनों की अप्रूवल चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे मिस्टर बी को अपॉइंट करते हैं, फिर शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुला के 3 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा के शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेनी है। क्योंकि रेजिग्नेशन की वजह से अगर पोस्ट खाली होती है ना, तो इसको एक बहुत बड़ा मैटर माना जाता है। हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद इसमें इन्वॉल्व हो, तो अगर वो फिर ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे तो वो तो अपने मिलने वाले को ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डर का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर कोई दूसरा रीजन है तो ऐसे केस में शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और ऐसे केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर किसी दूसरे रीजन से कैजुअल वैकेंसी हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस वैकेंसी को फिल कर देंगे 30 डेज के अंदर अंदर। ओके, तो कैजुअल वैकेंसी में हम लोग रीजन ऑफ कैजुअल वैकेंसी कब देखते हैं, जब हम अदर कंपनीज की बात करते हैं। जब हम लोग गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें अपॉइंटमेंट सीएजी ने किया है, उसकी बात करते हैं तो हम इधर रीजन नहीं देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में चाहे रेजिग्नेशन हो या नहीं हो, दोनों ही परिस्थिति में एक ही आंसर रहेगा, रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हो या दूसरे कारण से कैजुअल वैकेंसी हो। अब बात आती है कि ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहेगा। जो ऑडिटर नया आएगा, मान लीजिए ए पर्सन है, ए की जगह तुम लोगों ने 2018 में मिस्टर बी को लाके रख दिया, तो इस मिस्टर बी का टेन्योर जो है वो टेन्योर कितना रहेगा, तो टेन्योर उसका रहेगा अपॉइंटमेंट की तारीख से टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब ये है कि जो हमारी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, उस एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ही यह ऑडिटर रहेगा हमारी कंपनी में, और नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तो आप मान लीजिए कि अपने एग्जाम्पल में मान लीजिए अप्रैल 2018 में कैजुअल वैकेंसी हुई और सितंबर 2018 में हमारी कंपनी की नई नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आ रही है, तो बस अप्रैल में आप अपॉइंट करोगे, वो सितंबर तक ही रहेगा। तो जो कैजुअल वैकेंसी में नया ऑडिटर आता है ना, मिस्टर बी, उस ऑडिटर का परमानेंट नेचर नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है, वो खाली नेक्स्ट एजीएम तक के लिए हमारी कंपनी का ऑडिटर बनता है। ओके, तो ये फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का पूरा ही प्रोविजन, चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी पूरा अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ, और वो एग्जाम्पल ये है, सुनना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2015 में आपने मिस्टर ए को ऑडिटर अपॉइंट किया, 2020 में वो पर्सन रिटायर होगा।
अप्रैल 2018 की बात है। मिस्टर ए की हो गई डेथ, तो मिस्टर ए की डेथ हो गई तो क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसी। मैं ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। मिस्टर ए की हो गई डेथ कब हुई, अप्रैल 2018 में, ओके। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिस्टर बी को अपॉइंट कर लिया। कब, मान लीजिए डेथ हुई कब, 15 अप्रैल 2018 को, और 25 अप्रैल 2018 को मिस्टर बी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लिया। नो प्रॉब्लम, 1 महीने के अंदर करना था, कर लिया, चल रही है कंपनी अच्छे से। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि 28 अप्रैल 2018 की बात है। कब, 3 दिन बाद मिस्टर बी का अपॉइंटमेंट हुआ और 3 दिन बाद मिस्टर बी की भी डेथ हो गई। मेरा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना। क्या मिस्टर बी की डेथ होने को हम लोग कैजुअल वैकेंसी ट्रीट करेंगे क्या? द आंसर इज नो। हम लोग यहाँ पे मिस्टर बी की डेथ को कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनना, कैजुअल वैकेंसी हम लोग उसी को कहते हैं जब हमारी कंपनी का एक ओरिजिनल ऑडिटर, एक ऑडिटर जिसको कंपनी की जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था या जिसको सीएजी ने अपॉइंट किया था, ऐसे ऑडिटर की जगह खाली हो जाती है तो इसको हम लोग कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। बताइए पूरी पिक्चर में हमारी कंपनी का ओरिजिनल ऑडिटर कौन था? मिस्टर ए। मिस्टर बी तो टेम्परेरी आया ना एक ही जगह, तो मिस्टर बी की डेथ होने को हम कैजुअल वैकेंसी नहीं कहते हैं। हमारी कंपनी का जो ओरिजिनल ऑडिटर है, जिसकी वो जगह है, जिसको कंपनी की जनरल मीटिंग में बिठाया गया है, उसकी वैकेंसी होने पर ही इसको हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो यहां पे मिस्टर बी की अगर डेथ हो जाती है तो इसको हम लोग कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में कंपनी की जनरल मीटिंग बुला के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के वहां पे नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, न कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। यहां पे अब जो मिस्टर सी को अपॉइंट करना है, क्या वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ये कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको फिल कर देंगे। इसको हम कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं करते हैं। आई होप आपको सेक्शन 139 का सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।